अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर का मैथ का पहला चैप्टर है जो कि हमारा सेट है। तो आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स की टाइप कितनी है, मतलब थोड़ा सा जो इसकी इंट्रोडक्शन है, इसके जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये प्रॉपर सेट ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये जो हमारी आज की पहली वीडियो है फर्स्ट ईयर के मैथ की, तो जिसके अंदर हम सेट्स की जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है सेट के बारे में, हम सिर्फ वो उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट से। तो सेट होता क्या है? तो सेट हमारे पास क्या है, सेट किसे कहते हैं हम? तो पहले मैं आपको यहाँ पे सेट की डेफिनेशन बता दूँ। सेट्स, ठीक है, तो सेट क्या है? अ सेट इज अ well defined collection of distinct object। ठीक है, सेट क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या होती है? सेट एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हमें हमें फुल मतलब डिफाइन की गई हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं के सिटी की, ठीक है, कि आपको सिटी के नाम लिखना है। अब आपको ये बात सही से समझ नहीं आएगी कि कौन सा सिटी मतलब कौन से शहर का हमें नाम लिखना है, या पाकिस्तान के तमाम शहरों के नाम लिखने हैं, या बाहर ममालिक का कोई और मुल्क हो, अमेरिका हो, या किसी और मुल्क के, या पूरी दुनिया के कहीं कोई से भी शहर का हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बस अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई शहर के नाम लिखें, तो ये बात यहाँ पर आपकी इनकम्प्लीट है कि आपको प्रॉपर सही से समझ में नहीं आ रही कि हमें कौन सी मतलब कौन से मुल्क के शहर लिखने हैं, या हमारी मर्ज़ी है हम कोई से भी मुल्क लिखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट में हमारे पास क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, कि हमें मालूम होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पाकिस्तान के सिटी के नाम लिखें, तो या अमेरिका की सिटी के नाम लिखें, तो आपको आइडिया है, मतलब आपको पता है इसमें कि हमें इस मुल्क के सिटी के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर यह है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि उसके जो ऑब्जेक्ट हो वो डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक कोई जैसे कि बात करूँ, अगर मैं 3 है, कोई एक नंबर 3 है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 3 एक सेट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक सेट में 3,3 मतलब एक ही एलिमेंट 2 मरतबा हो। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर कोई एक सेट ए है, उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 हैं, तो 1 2 3 कोमा 3, तो 3 3 को हम 2 बार तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो तमाम जो एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट में वो डिफरेंट होते हैं। पहली बात ये होती है उसके अंदर कि वो वेल डिफाइन होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सेट को हम क्या करते हैं, तो सेट की डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किसी भी सेट को अगर हमें लिखना होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक सेट कंसिडर करूं और मैंने कह दी कि कोई एक सेट है ए, तो ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं ये कर्ली ब्रैकेट, और अंदर हम कुछ भी इसके एलिमेंट, अच्छा, जो कोई सेट में जो उसके मतलब जो नंबर होते हैं उसे, या कोई भी कुछ लिखा होता है, तो उसको हम उसके एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट है ए, उसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सेट के लिखने का तरीका होता है कि उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास सेट की। अब हमारे पास सेट होते हैं एक, हम आपने सुने मतलब मैट्रिक में आपने पढ़े भी हैं, आई नो कि आपको याद भी होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। तो हम उसे देख लेते हैं साथ में कि ये हमें MCQs के लिए आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ नेचुरल सेट की, जो नेचुरल नंबर होते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे नोटेशन फॉर सेट्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले नंबर पे नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, और चलते रहते हैं, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? उसको हम डिनोट करेंगे n से, और वो कौन से होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, दूसरे नंबर की बात अगर मैं करूँ तो वो होते हैं होल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो होल नंबर को हम जो है डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से। और होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये वो तमाम नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, ये आपकी बुक में भी है, ये जो हमारी बुक का पहला ही पेज है इसके अंदर भी आपको यहाँ नीचे ये दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बुक में भी ये तमाम सेट्स आपको गिवन है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर की। नंबर 3 पे क्या होता है? नंबर 3 पे हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या है? इंटीजर्स वो होते हैं, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं Z से। और इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि वो तमाम नंबर जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं और ज़ीरो भी होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर हमारे पास -3, -2, -1, उसके बाद क्या होगा? 0 होगा, फिर प्लस में वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, और ये नंबर चलते जा रहे हैं। तो इंटीजर एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर 0 भी हो, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास इंटीजर, और इसे हम डिनोट करते हैं Z से। उसके बाद हमारे पास है रेशनल नंबर। ठीक है, ये थोड़ा समझना मुश्किल ही होता है। रेशनल नंबर, लेकिन आपको आसान लफ्ज़ों में अगर छोटी सी एक डेफिनेशन बताऊं तो इसको हम Q से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि वो ऐसा सेट जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपॉन में करके लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल P/Q अगर मैं बात करूँ, या इसकी एग्जांपल दूँ जैसे कि 1/2, ठीक है, 3/4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम अपॉन में करके लिख सकते हैं। या इसको आपने देखा होगा मैट्रिक में कि इसको हम इस तरीके से लिखते थे कि x सच दैट x इक्वल टू P/Q। मतलब ये कोई भी हम इसको फ्रैक्शन में करके वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद बारी आती है इर्रेशनल नंबर की। कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर ये होते हैं कि आप ये समझें कि इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में करके नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे I से। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम जो है फ्रैक्शन में करके नहीं लिख सकते। जैसे कि x सच दैट x इज़ नॉट बिलोंग टू, मतलब इज़ नॉट इक्वल टू P/Q, कि उसको हम फ्रैक्शन में करके नहीं लिख सकते, बल्कि हम उसको सिंपल नंबर लिखेंगे। ये आगे चैप्टर नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे तो यह बात मैं आपको वहाँ पे अच्छे से मतलब डिफ़ाइन कर दूँगी क्या है। बस आपको अभी फ़िलहाल समझने के लिए आप ये समझें कि रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास रेशनल नंबर भी हो और जिसके अंदर हमारे पास इर्रेशनल नंबर भी हो। क्या हो हमारे पास? मतलब दोनों नंबर पाए जाते हों। ये P जो रेशनल नंबर हैं वो भी हों। एक ऐसा सेट जिसके अंदर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अच्छा, ये कुछ बातें हो गई। दूसरी बात ये कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपने मैट्रिक में इवन नंबर, ऑड नंबर वो तो पढ़े होंगे, वो मुझे शायद बताने की ज़रूरत ना हो। प्राइम नंबर जो, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब भी आप देख लें। तो जो मेन हमारे पास जो अभी फर्स्ट डे की बुक में लिखे हुए हैं वो ये हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं सबसेट्स की, कि सबसेट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो देखें, सबसेट ये होते हैं कि अगर B के तमाम एलिमेंट A में पाए जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, कि क्या होगा? सबसेट हम कब कहते हैं? कि इफ़ एलिमेंट ऑफ B भी एक सेट है, ठीक है, इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। कि अगर क्या हो कि इफ़ एलिमेंट ऑफ बी के जो एलिमेंट हैं वो कहाँ पे हों, वो हमारे पास ए के उसमें भी पाए जाते हों, ए के सेट में भी पाए जाते हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे कि जो बी है वो सबसेट है ए का। और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये सबसेट का सिंबल है ऑफ
ए, मतलब बी के तमाम एलिमेंट किस में हैं, बी के तमाम एलिमेंट हमारे पास ए में हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो बी है वो सबसेट है ए का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं कि अगर मैं बात करूं ए की, तो ए में हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, और मैं कहूँ बी, और बी में हमारे पास है बी और सी। तो आप देख सकते हैं कि बी के तमाम एलिमेंट, बी के एलिमेंट क्या हैं, बी एंड सी, तो बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं। तो हम कहेंगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, कि मतलब बी के तमाम सेट जो हैं ए में पाए गए हैं। तो इसी वजह से बी जो है ए का सबसेट है। और ये जो सिंबल बना हुआ है ये क्या है, ये हमारे पास सबसेट का सिंबल है, सबसेट को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात, और दूसरी बात ये कि जो नल सेट होता है, नल सेट क्या होता है, नल सेट सबका सेट होता है, मतलब नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, के जो नल सेट होता है वो हमारे पास हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली है सबसेट की, कि अगर बी के तमाम एलिमेंट ए में पाए जाएंगे तो हम कहेंगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, और इसका सिंबल इस तरीके से होता है। अब हम बात कर लेते हैं सुपर सेट की, ठीक है, किसकी, सुपर सेट, सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए, कि अगर बी क्या है, बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो उसका सुपर सेट है। बात समझें, मैंने कहा कि बी के तमाम एलिमेंट ए में हैं, तो इस वजह से बी जो है सबसेट है ए का, ठीक है। अब मैं बात करूँगा सुपर सेट की, तो अगर बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो सुपर सेट है। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप इस तरीके से याद रखें, सुपर का मतलब होता है ना, सुपर है, सबसे अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा है। तो अब जाहिर सी बात है कि ए बी के तमाम एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब है कि ए का सेट जो है वो बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बी, अगर कोई भी सेट जो है किसी दूसरे का सबसेट होगा, तो जो दूसरा वाला होगा वो उसका सुपर सेट होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास सुपर सेट है। बात समझ में आई। तो इसको जो हम सिंबली, हम जो इसको डिनोट करते हैं उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, हर इफ़ बी इज़ अ सबसेट, ये वाली बात मैंने अभी आपसे की है, इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ set A, then A is called a superset। ठीक है, क्या है कि अगर B क्या है, B हमारे पास अगर A का सबसेट है, तो जो A होगा वो कहलाएगा उसका सुपरसेट। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे A, इसका मुँह इस तरीके से खोला, ठीक है। अगर जो इसका मुंह मतलब ये इस तरीके से राइट साइड की तरफ खुला हो, तो वो जो सिंबल होता है वो सबसेट का होता है, और अगर लेफ़्ट की तरफ खुला हो तो वो हमारे पास होता है सुपर सेट, ठीक है। बस सुपर है तो आप उससे ही याद रखेंगे ना, सुपर, तो सुपर का मतलब है कि वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि वो ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम उसके मतलब दूसरे वाले सेट के एलिमेंट मौजूद हों, तो उसे हम कहेंगे कि वो उसका सुपर सेट है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। तो अब प्रॉपर सबसेट क्या है हमारे पास, ये एक तरीके समझें सबसेट की ही टाइप है, जाहिर सी बात है, प्रॉपर सबसेट आ रहा है तो ये एक उसी की टाइप हो गई, ठीक है। सबसेट हो गया, यहाँ पे सुपर सेट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट, अच्छा, सबसेट में मैंने आपको कहा कि अगर बी के तमाम एलिमेंट ए में पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई है प्रॉपर सबसेट की, तो ये आप इस तरीके से समझें कि अगर क्या हो कि अगर हमारे पास ए और बी में, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे वाले एग्जांपल को कि बी में जो है बी और सी यहाँ पर है, लेकिन ए में हमारे पास बी, सेट बी के अलावा एक और एलिमेंट है जो कि है ए, ठीक है। एक ए एलिमेंट ऐसा है जो बी के सेट में नहीं है, ठीक है। तो सुपर प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास जो उसका सबसेट हो उसमें, मतलब जो उसका प्रॉपर सुपर सेट हो, उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट हो ऐसा जो सेट बी में मौजूद ना हो, तो ये वाली कंडीशन को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। कि क्या है कि अ सेट बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कि क्या होगा, बी उसका प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा कब, जब उसके क्या होगा,
कि इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, मतलब ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी के अंदर ना हो, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे यही वाली कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बी में बी आ रहा है और ए में ए आ रहा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपको एक अलग एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ए हमारे पास है ए बी डी और बी हमारे पास है ए और डी। अब आप देख सकते हैं कि B इज़ द सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट A में मौजूद हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पर ए डी है और यहाँ पर ए डी, यहाँ पर एक B सेट बचा, एक B एलिमेंट बचा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी कहा कि तमाम एलिमेंट मौजूद हो, लेकिन कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर वहाँ पे ऐसा हो जो B सेट में मौजूद ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि जो B है वो प्रॉपर सबसेट है A का। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से कि B इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, कि उसके तमाम एलिमेंट ए में मौजूद तो हैं, लेकिन ए का एक या एक से कोई भी एक कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो कम से कम एक है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी एलिमेंट रह सकते हैं, तो उसे इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या है कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गया होगा शायद ये वाली बात ना, ठीक है, कि ए भी है और डी भी है लेकिन एक बी रह गया, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो हमारे पास दूसरे सेट में मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट। अच्छा, और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इसके बाद, वो हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, तो वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट मौजूद हों। जैसे तमाम के तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे मतलब क्या है कि ए, अगर मैं कहूँ ए हमारे पास है 1 2 3, तो बी हमारे पास हो 3 1 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट जो है हमारे पास वो बी में मौजूद हैं। ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 1 2 है, बस अरेंजमेंट उसके आगे पीछे है, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो इस तरीके का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो हो सकता है आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया हो। सबसेट क्या है, सबसेट में मतलब कि बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो तो वो बी हमारे पास सबसेट होता है ए का। सुपर सेट का मतलब ये है कि जो बी ए हमारे पास है वो सुपर सेट है। इसका मतलब ये था कि इफ़ बी इज़ द सबसेट ऑफ ए देन ए, मतलब कि जो जिसका सबसेट, यहाँ पे मैंने कहा कि बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब है यहाँ जो ए है वो उसका सुपर सेट है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट ये है कि उसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो हमारे पास सेट बी में मौजूद ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें तमाम एलिमेंट मौजूद हों। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। और इसकी एक प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता दूँगी, MCQs वगैरह में आ सकती है कि अगर ए जो है हमारे पास क्या है वो सबसेट हो बी का, कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, तो वो क्या होगा, तो वो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो सबसेट है सी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में है और बी के तमाम एलिमेंट सी में है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट है सी का। और ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये हमारे पास कहलाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। अच्छा,
इसके बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ सेट बचे हैं। अभी हमने जो इसमें डिस्कस किया है वो सेट को देखा है, नेचुरल नंबर और ये होल नंबर ये सब क्या है हमने ये देखा, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या है हमने ये समझने की कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई हो, मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैट्रिक तक बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट ये सब क्या है, ठीक है। तो इसके बाद भी मेरे पास कुछ सेट हैं जो मुझे आपको बताना है, जैसे कि इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो वो मैं आपको सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो चीज़ है मैं आपको सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूँगी, या बल्कि मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इसमें अब मुश्किल चीज़ हमारे पास बची नहीं है, बस ज़्यादा जो मेन था वो प्रॉपर इम्प्रॉपर है जो बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको पता होगा कि हमने ये मैट्रिक में भी पढ़ा है कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी सेट की बात अगर करें, हम बात ए की करें, बी की करें, सी की करें, अभी मैं 3 सेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तीनों सेट के एलिमेंट हमारे पास जो है एक सेट होता है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो सेट ए बी सी के तमाम एलिमेंट हमारे पास किस में पाए जाते हैं, यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल, जब इसका नाम भी यूनिवर्सल है। आपने देखा होगा मैट्रिक में कि एक सेट था, उसे हम इस तरीके से डिनोट करते थे यू से, और उसके अंदर तमाम एलिमेंट होते थे बाकी तमाम सेट के। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सेट हमारे पास है 10 तक, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट ए है, वो हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10, और बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही होता है कि तमाम सेट उसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, हम क्या करते थे, यूनियन फाइंड करते थे, ठीक है, यूनियन। तो यूनियन हम किस तरीके से, क्योंकि ये हमारे पास बुक में तकरीबन ये सब चीज़ें गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इंटरसेक्शन है। तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट हमारे पास क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ए के तमाम एलिमेंट जो है बी में मौजूद हों, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इक्वल सेट है। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास है ए बी, और बी हमारे पास है एक सेट, उसके एलिमेंट हैं बी और ए। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट क्या हैं, एक जैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल सेट है किसका, बी का, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि दोनों के एलिमेंट क्या हों, दोनों के एलिमेंट एक जैसे हों, ठीक है। एक हमारे पास है इक्वल सेट, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं इक्वलेंट सेट की। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप वो देख लें कि इक्वल सेट क्या होते हैं और इक्वलेंट सेट क्या होते हैं, ये भी आसान ही है। इक्वलेंट सेट, तो इक्वलेंट सेट हमारे पास क्या है, इक्वलेंट सेट का मतलब ये होता है कि ए और बी में जो एलिमेंट हो उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल हो। यहाँ पे इक्वल सेट में क्या था कि जो एलिमेंट हैं वो इक्वल हों, लेकिन इक्वलेंट सेट में क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल, क्या इक्वल हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट की बात हो रही होती है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल हो। मतलब एग्जांपल ऐसे अगर मैं आपको दूँ, यहाँ पे ए हमारे पास है 1, 2, 3, और बी में हमारे पास है ए बी सी। तो आप इसे काउंट करें, ये क्या है, 1, 2, 3, 3 है इसमें कितने हैं, 1, 2, 3। तो इनके जो एलिमेंट है वो क्या है, वो इक्वल हैं। तो इस वजह से ए जो है वो क्या है, इक्वलेंट है बी का। और इसको जो हम डिनोट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए बना के एक ये वाला एक वेव की तरह ये एक सिंबल है बी, मतलब ए इक्वलेंट सेट है बी का, कि इन दोनों के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं। और इक्वल सेट में उनके एलिमेंट इक्वल होते हैं, और इक्वल सेट में उनके एलिमेंट इक्वल होते हैं, और इक्वलेंट सेट में उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर पेयर। फिर क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। आपने देखा होगा ऑर्डर्ड पेयर हम किसको कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि आपने इस तरीके से लिखा होगा, जैसे उसमें लिखने का तरीका ये होता है ए कोमा बी। तो यहाँ पे जो पहला जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा होता है, जो दूसरा होता है वो वाई को कर रहा होता है। अगर इस तरीके से कुछ भी लिखा होगा तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
अच्छा, तो हम अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन आप ये मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे, मुझे ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इंटरसेक्शन को क्या होता है कि इसमें हम जो दो सेट के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं या सेम एलिमेंट होते हैं हम वो बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास ए है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 4 6, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड करूं तो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है? उल्टा यू की तरह आपने देखा होगा, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कॉमन एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? वो 2 है, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। तो ए का जो इंटरसेक्शन आया है वो क्या आया है? वो आया है हमारे पास 2। ठीक है, ये बात हो गई है इंटरसेक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन की। तो यूनियन भी आपको लेना आता है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में जो दो सेट हमें गिवन होते हैं उसको हम अरेंज करके लिख रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो जैसे कि मैं बात करूँ, ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 3 4 5। तो अगर मैं इन दोनों सेट का ए और बी का यूनियन लूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल, इसमें हम अरेंज करके लिखेंगे इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। और जो एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अच्छा, एक और सेट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट, उसको मैं बताना आपको भूल गई। वो हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर हम क्या करें कि दो सेट है हमारे पास ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें और आंसर हमारे पास नल सेट आ जाएगा तो उससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होगा कि अगर हमने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया और उसका जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट हो जाए तो हम कहेंगे वो क्या है? वो डिसजॉइंट सेट है। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास लास्ट एक सेट है, वो हम कहते हैं उसे एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, क्या है? HAUSTI होस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, अगर हम क्या करें उनका यूनियन ले लें, ए और बी का हम क्या कर लें? यूनियन फाइंड कर लें, तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाए। अगर हम ए और बी का क्या करें? यूनियन फाइंड करें और उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाए? यूनिवर्सल सेट आ जाए, तो हम कहेंगे ए और बी क्या है? हमारे पास एक्सहॉस्टिव सेट है। डिसजॉइंट में क्या होता है? अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी से वो नल सेट आ जाए तो वो होता है डिसजॉइंट सेट, और अगर ए का हम यूनियन करेंगे बी के साथ तो उसका जो आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाए तो उसको हम कहेंगे ये क्या है? ये हमारे पास है एक्सहॉस्टिव सेट्स। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें तमाम, ये जो डेफिनेशंस और तमाम सेट्स के बारे में बताया, ये आपको जो है एमसीक्यूज़ में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस चीज़ के लिए और इस एक्सरसाइज को आगे सोल्व करने के लिए भी। तो आप प्लीज़ ये वीडियो ऐसी ही समझ के ना वो करें कि ऐसी ही है, डेफिनेशंस कौन देखता है। तो ये समझाने के लिए आप इसको अपने इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग में रखें, ये सब चीज़ें याद रखें। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।